हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा कि किसान जो है किन किन चरणों को खेती के लिए अपनाता है। उन चरणों में हमने पहला जो चरण था मिट्टी तैयार करना, उसका अध्ययन किया था। उसके बाद जो दूसरा चरण था वो था बुआई करना। उसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि जो किसान है वो बुआई कैसे करता है। तो बुआई करता तो है, लेकिन बुआई करने से पहले वो क्या करता है, बीजों का चयन करता है। अब वो बीजों का जो चयन है वो किस प्रकार से करता है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था, लेकिन यहाँ पर एक बार दोबारा से आपको बता दिया जाता है कि जो किसान है बीजों का चयन किस प्रकार करता है। जैसे कि क्या करते हैं, हम एक पात्र, एक बाल्टी ले लेते हैं, उसके अंदर जल भर लेते हैं और कुछ बीज जो है मूंग के या गेहूं के जो हम उसके अंदर डालते हैं। हम देखते हैं कि कुछ बीज जो होते हैं वो तो ऊपर की ओर तैरते रहते हैं पानी के ऊपर, जबकि कुछ बीज जो होते हैं वो नीचे तल में जाकर के बैठ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बीज ऊपर की ओर तैर रहे हैं वह क्षतिग्रस्त बीज हैं। वह कौन से बीज होते हैं? क्षतिग्रस्त बीज होते हैं जो कि खोखले होते हैं। अब उन क्षतिग्रस्त बीजों को ही हम क्या कहते हैं? अस्वस्थ बीज कहते हैं। जबकि जो तल में जाकर के नीचे बीज बैठे थे हम उनको क्या कहते हैं? स्वस्थ बीज कहते हैं। अब किसान क्या करता है, इन बीजों को, अस्वस्थ बीजों को जो ऊपर की ओर तैर रहे हैं उनको अलग ही कर लेता है और जो बीज नीचे तल में जाकर के बैठ गए उनको अलग कर लेता है। इससे क्या होता है, एक अच्छे बीज का चयन हो जाता है। और एक अच्छे बीज का चयन जो हो वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर अच्छे बीज का चयन नहीं होगा और हम सारी प्रक्रियाओं को अच्छे से कर देंगे तो पौधा होगा वह अच्छे से उग नहीं पाएगा, पौधे का जो विकास है वह अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जो किसान है बुआई करता है तो वह एक स्वस्थ बीजों का चयन करता है। स्वस्थ बीजों का चयन करता है तो ही उससे क्या होता है, अच्छी प्रकार की फसल उगाई जा सकती है। देखो, बुआई करने के लिए औजारों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो परंपरागत औजार जो पहले के समय से ही चलते आ रहे हैं, एक होते हैं आधुनिक औजार। कहने का मतलब ये है जो बुआई होती है कौन कौन से साधन, कौन कौन से औजार के द्वारा की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत, जो पहले की बात करते हैं, पहले के प्राचीन समय से कौन कौन से औजार यहाँ पर काम में लिए जाते हैं। तो देखिए, परंपरागत रूप से बीजों की जो बुआई होती है, कीप के आकार का एक एपरेटस यूज लिया जाता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। कहने का मतलब एक कोई भी जो होता है पाइप के जैसा ले लिया जाता है और फिर क्या होता है, उसके अंदर जो बीज होते हैं ऐसे नुकीले सिरे से वह निकला हुआ होता है और जैसे नुकीले सिरे जो होते हैं उनमें बीज आते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कीप के आकार का एक पात्र होता है जिसके अंदर 2-3 नुकीले सिरे होते हैं। जैसे उसके अंदर बीज डाला जाता है तो नुकीले सिरे के अंदर वो बीज निकलते रहते हैं। तो ये तो थी पहले की बात। अब बात करते हैं आधुनिक औजार की, जो आज के समय में कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं। तो देखिए, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर सबसे आम बात हो गई कि सबसे पहले लोग जो है ट्रैक्टर को ही प्राथमिकता देते हैं। सीड ड्रिल भी किसके लिए काम में लिया जाता है? बुआई के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 जो है दांत निकले हुए हैं। इससे क्या होता है, जो बुआई आसानी से और अच्छे से हो जाती है। श्रम भी बहुत कम लगती है, जो मेहनत होती है वो भी बहुत कम लगती है। समय की भी यहाँ पर क्या होती है, बचत होती है। इनके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीजों को मिट्टी द्वारा ढक दिया जाता है। फिर जैसे जैसे अगर इसमें हम बुआई कर देंगे, बीज डाल देंगे, उसके बाद में मिट्टी से इन बीजों को ढक सकते हैं। बीजों को पक्षियों द्वारा खाने से रोका जा सके। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय व दोनों की बचत होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। पौधे के बीच में समान दूरी होने पर पौधे को सूर्य का जो प्रकाश है और जो पोषक तत्व है और जो जल है वो आसानी से मिल जाता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बुआई की। तो बुआई के लिए 2 साधन आते हैं, एक तो आता है पारंपरिक साधन और एक होता है आधुनिक साधन। पारंपरिक औजार के अंदर क्या करते हैं, कीप लेते हैं, कीप के जो नीचे होते हैं 3 नुकीले सिरे निकले हुए होते हैं, उनके अंदर हम बीज डाल देते हैं और मिट्टी पर लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाती है, मिट्टी के अंदर बीज चले जाते हैं, जो पहले की बात थी। आज के समय के अंदर क्या किया जाता है, आधुनिक औजार में सीड ड्रिल जो आता है अपने पास में उसका उपयोग किया जाता है, जो कि क्या करता है, समान दूरी पर बीजों को मिट्टी में आसानी से दे देता है। और मिट्टी में समान दूरी पर आसानी से बीज दे देता है तो पौधे को भी पर्याप्त मात्रा में जो प्रकाश है, जो जल है और जो पोषण है वो अच्छे से मिल जाता है। और जो हमारे पास में जो
ट्रैक्टर होता है जो आजकल के समय में उपयोग में लिया जाता है वो बुआई के लिए आम बात हो गई है। हर जो कोई व्यक्ति है या कोई किसान है वो इनको उपयोग में लिया जाता है। देखिए हमारे पास में 2 पॉइंट हो चुके हैं। पहला है मिट्टी को तैयार करना, दूसरा होता है बुआई करना। अब हमने क्या किया, मिट्टी को उलट पुलट कर दिया। एक इमेजिन करके देखिए, मिट्टी को हमने उलट पुलट कर दिया, मिट्टी को हमने पॉली बना दिया और उसके बाद हमने उसके ऊपर बीज डाल दिए। अब बीज डालने के बाद में क्या होगा, बुआई भी कर दी, बुआई कर दी। अब बुआई करने के बाद में क्या प्रोसेस होती है, देखो बुआई करने के बाद में क्या की जाती है कि मिट्टी के पोषक स्तर को बढ़ाया जाता है कि मिट्टी जो है उस बीज को कैसे पकड़े और कैसे उस बीज का जो पौधा है वो अच्छे से बाहर निकले, कैसे उस बीज के पौधे को वह अपनी ओर खींचे और जो बीज है वो कैसे अपने विकास करे, कैसे अपनी वृद्धि करे, कैसे पूरे पौधे का एक निर्माण करे। तो उसके अंदर क्या किया जाता है, मिट्टी जो होती है उसके पोषक स्तर को बढ़ाया जाता है। तो मिट्टी के पोषक स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ पदार्थ जो होते हैं मिट्टी में मिलाए जाते हैं। उन पोषक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, खाद और उर्वरक कहते हैं। खाद और उर्वरक किसे कहते हैं, मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए या मिट्टी के पोषक स्तर को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होता है। देखिए वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खाद्य पदार्थ प्रदान करती है। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान जो होता है खेत में खाद और उर्वरक डालता है। जैसे अगर किसान जो है लगातार खेती करता रहता है तो लगातार खेती करते रहने से जो मिट्टी का जो पोषक स्तर होता है थोड़ा कम हो जाता है, या फिर जलवायु या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण से भी मिट्टी का जो पोषक स्तर है वह कम हो जाता है। तो उस पोषक स्तर को बढ़ाने के लिए जो किसान है मिट्टी के अंदर खाद और उर्वरक मिलाता है, कुछ पदार्थ मिलाता है जिन्हें हम खाद उर्वरक कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खाद की कि खाद क्या होती है और जो किसान होता है खेत के अंदर खाद क्यों मिलाता है। देखिए सबसे पहले हम बात करें खाद क्या है। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। जैविक पदार्थ का मतलब जीवों का एक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु से प्राप्त किया जाता है। खाद एक जैविक पदार्थ होता है जो कि पौधे या जंतु से प्राप्त किया जाता है। किसान पादप जो है एवं जंतु अपशिष्ट को गड्ढे में डालते रहते हैं और अब अपघटित होने के लिए गड्ढे को खुला छोड़ देते हैं। जंतु जो अपशिष्ट होता है, जंतुओं का जो मल होता है, जैसे कि हम बात करें गोबर की, तो उसको क्या करते हैं, गड्ढा खोद लेते हैं और उस गोबर को गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। फिर धीरे धीरे वह किसके रूप में बन जाता है, खाद के रूप में बदल जाता है। इसका जो अपघटन है सूक्ष्म जीव कर लेते हैं और अपघटित पदार्थों को उपयोग करके वह किसके रूप में उपयोग में ली जाती है, खाद के रूप में उपयोग ली जाती है। देखिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, खाद कैसे तैयार की जाती है। जो जंतु अपशिष्ट आता है उसको क्या करते हैं, एक गड्ढे में खोद करके दबा दिया जाता है, डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद में जीवाणु जो होते हैं उसका अपघटन करते हैं और अपघटन करने के बाद में वह क्या हो जाती है, खाद तैयार हो जाती है जो कि खेत में डालने के लिए तैयार रहती है, जिससे जो मिट्टी का जो पोषक स्तर है वो बढ़ जाता है। हमने यहाँ पर बात की खाद की, खाद और उर्वरक हमने देख लिया कि क्या होता है, मिट्टी के पोषक स्तर को बढ़ाते हैं। हमने यहाँ पर अभी देखा खाद जैविक पदार्थ होता है, कृषि से यानी पौधों से में और जंतु अपशिष्ट से मिलता है। एक जगह पर जो होता है इनको डाल दिया जाता है, सूक्ष्म जीव जो इनका है अपघटन करते हैं और फिर खाद को तैयार किया जाता है। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं वो उर्वरक की, इसको फर्टिलाइजर कहते हैं। उर्वरक जो होता है रासायनिक पदार्थ है। जैसे कि हमने देखा खाद एक जैविक पदार्थ है, जीवों के द्वारा बनता है, जबकि उर्वरक जो है एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, जिनका निर्माण क्या होता है, रसायनों के द्वारा फैक्ट्रियों में इनका निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम बात करें यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है और हम यहाँ लिख सकते हैं आदि। देखिए हमने यहाँ पर दे दिए है उर्वरक के एग्जाम्पल। खाद में आती है कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। खाद के उदाहरण जो आते हैं वो होते हैं कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पर हमने उर्वरक के एग्जाम्पल दिए हैं, अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है आदि हैं। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि खाद में ऐसा नहीं होता है।
एवं जल प्रदूषण का भी यह क्या कारण बन रहा है। उर्वरक जो होता है, फर्टिलाइजर जो होता है, केमिकल से बनता है, इसलिए क्या करता है, जल धारण की जो क्षमता होती है उसको कम कर देता है। अतः मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो कई वर्षों से इस पाठ के अंतर्गत प्रश्न के रूप में परीक्षा में पूछा जाता है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। जैविक जो खाद है उर्वरक की अपेक्षा अच्छी क्यों मानी जाती है, क्यों श्रेष्ठ मानी जाती है। आप हमें बताइए कि अगर कोई एक खेत है उसमें जो किसान है खाद और उर्वरक में कौन सा पदार्थ डाले, या खाद डाले या फिर उर्वरक डाले, अपना तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक के अंतर्गत बनते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत प्रश्न बनने का सबसे अच्छा उत्तर है यही है क्या कि जो खाद होती है वह जैविक होती है, जो जीवों के द्वारा बनती है, और जब वह जीवों के द्वारा बन रही है तो उसमें सूक्ष्म जीव जो अपघटन कर रहे हैं, और सूक्ष्म जीव अपघटन करने के बाद में वह क्या करती है, मिट्टी के पोषक स्तर को बढ़ाती है, ना कि कम करती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को वह बढ़ाती है, जबकि उर्वरक जो होती है रासायनिक विद्या के तहत तैयार की जाती है जो कि मिट्टी के पोषक स्तर को कम करती है। हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से अंतर देख लेते हैं कि जो खाद है और उर्वरक है उसमें कौन सा अच्छा माना जाता है, क्यों माना जाता है। देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं खाद और उर्वरक के अंतर की। सबसे पहले हम बात करें खाद क्या है। देखो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, बिल्कुल सही है, और उर्वरक एक कृत्रिम पदार्थ। जो खाद प्राकृतिक पदार्थ है वह है पौधे के द्वारा यानी कृषि के द्वारा और जीव जंतु के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक जो एक कृत्रिम पदार्थ है जो हमें रसायनों के द्वारा प्राप्त होता है। पहला अंतर ये हो गया। खाद जो है जंतु के अपशिष्ट से अपघटन से प्राप्त होती है, और ये जो है मानव के द्वारा तैयार की जाती है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, खाद खेतों में भी बनाई जा सकती है, जबकि उर्वरक जो है खेतों में नहीं बनाई जा सकती, यह जो है सिर्फ फैक्ट्रियों में ही बनाई जा सकती है। खाद से मिट्टी की ह्यूमस की जो मात्रा होती है वह अधिक मिलती है, जिससे जो पौधा होता है बहुत अच्छे से वृद्धि करता है, जबकि उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस की मात्रा प्राप्त नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा का अभाव होता है। खाद में उर्वरक की तुलना में पोषक तत्व कम होते हैं, और उर्वरक में खाद की तुलना में नाइट्रोजन, फॉस्फेट तथा पोटेशियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कि वो मिट्टी के पोषक स्तर को कम कर देते हैं। खाद और उर्वरक का हमने यहाँ पर अंतर देखा, इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम दोबारा से अंतर करते हैं। खाद जो होती है प्राकृतिक होती है, जबकि उर्वरक जो होती है जो क्या होती है, रासायनिक होती है। खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। खाद जो है उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है जो मिट्टी के पोषक स्तर को अच्छा बनाती है, जबकि उर्वरक के अंदर ह्यूमस की जो मात्रा होती है उसका अभाव होता है या कम पाई जाती है, जो मिट्टी के पोषक स्तर को कम करती है। खाद के अंदर जो होता है सूक्ष्म जीवाणु जो होता है मिट्टी जो पौधे की वृद्धि उसको अच्छे से बढ़ाते हैं, जबकि ह्यूमस के अंदर उपस्थित जो रसायन होते हैं वो उसको इफेक्ट करता है, पौधे को वृद्धि तो करते हैं, वृद्धि तो करेंगे क्योंकि केमिकल है, लेकिन उस मिट्टी की पोषक स्तर को कम कर देंगे। पौधा तो वृद्धि हो जाएगा लेकिन दोबारा से जो फसल तैयार की जाएगी उस पर वो नुकसान पहुंचाता है, जबकि खाद में ऐसा नहीं होता है। आप कोई से भी खाद में यानी कोई से खेत में जब खाद डालते हैं तो आप दूसरी प्रकार से उस पर जो कोई भी फसल उगा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का पोषक स्तर वो का वही है, या तो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। जबकि उर्वरक डालने से खेतों में क्या होता है, मिट्टी के पोषक स्तर कम हो जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा खाद उर्वरक, तो आप भी बता सकते हैं खाद उर्वरक में बेस्ट क्या होती है। खाद उर्वरक में बेस्ट क्या होती है, खाद और उर्वरक में खाद श्रेष्ठ होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि पौधे को वृद्धि अच्छे से करवाती है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा का अभाव होता है जो कि पौधे को वृद्धि अच्छे से नहीं करवाती है। यहाँ पर हमने खाद और उर्वरक के बारे में अध्ययन किया। अब खाद के क्या क्या लाभ होते हैं, खाद श्रेष्ठ क्यों मानी गई है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैविक जो खाद है उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, इसके मुख्य कारण निम्न है। यहाँ पर देखो प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर दे दिया है, जबकि आपको प्रश्न का उत्तर पहले ही बता दिया है, आप इसके द्वारा भी प्रश्न का उत्तर पूरा बता सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला क्या है कि मिट्टी की जो जलधारण क्षमता होती है वृद्धि होती है किससे, खाद से। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया मिट्टी क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, अच्छी बन जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है
यानी जो गैस है, पानी का जो जल धारण करने की क्षमता है, जो पौधा गैस ले रहा है, जो गैस छोड़ रहा है, उसमें उपस्थित जो है वो अच्छे से हो जाता है। जो जीवाणु है अच्छे से उसका अवशोषण कर लेते हैं। जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे जैविक खाद में मिट्टी का पुनर्गठन हो जाता है। मिट्टी जो है पुनर्गठन में सक्षम होती है। जैविक खाद जो है हमारे पास में उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिखना है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। उर्वरक के बजाय ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण से जो पौधा है बहुत अच्छे से वृद्धि करता है, जबकि उर्वरक में पौधा अच्छे से वृद्धि नहीं, पौधा तो अच्छे से वृद्धि करता है लेकिन पोषक स्तर जो होता है मिट्टी का कम हो जाता है। खाद में जो होता है जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि उर्वरक में जल धारण करने की क्षमता अधिक नहीं होती है। अब जैसे ही जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, उसमें सूक्ष्म जो जीव हैं आसानी से अपघटित हो जाते हैं और पौधे की वृद्धि अच्छी से करवाते हैं, जबकि उर्वरक में ऐसा नहीं होता है। अब जो अगला पॉइंट है हमारा है फसल चक्रण। देखिए क्या होता है कि फसल चक्रण में खेत में एक फसल के बाद दूसरी फसल को एकांतर क्रम में उगाया जाता है। मिट्टी में पोषक पूर्ति का ये एक अच्छा तरीका होता है। उत्तर भारत में किसान जो है फलीदार फसल को एक ऋतु में तथा गेहूं को दूसरी ऋतु में उगाते हैं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। किसानों को इस पद्धति को अपनाना चाहिए। फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं से राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ पर अपने पास में एक नंबर का प्रश्न बन रहा है, जो कि फलीदार पौधों की जड़ें होती हैं उनमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है। फलीदार जो पौधे की अपने पास में जड़ी होती है उनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। जैसे कि हम यहाँ पर इसमें बताया गया है कि एक जो फसल होती है क्रम के अनुसार उगाई जानी चाहिए। जैसे कि पहले गेहूं की फसल को उगाया, फिर उसके बाद दूसरे फसल को उगाया, फिर तीसरे फसल को हम उगाए। इससे क्या होता है कि मिट्टी का जो पोषक स्तर है वो फसल पर बना रहता है, जो फसल है अच्छा रहता है, और जो अपने पास में जो जड़ें होती हैं उनमें राइजोबियम जो जीवाणु पाया जाता है वो भी क्या करता है, फायदा करता है, हमें लाभ देता है। अगला जो हमारे पास में टॉपिक है वह है सिंचाई। देखिए हमने क्या किया, मिट्टी को तैयार कर दिया, मिट्टी की बुआई कर दी हमने, उसमें बीज डाल दिया। अब हमारा जो अगला पॉइंट स्टेप होगा, हमारा प्लान क्या होगा, मिट्टी तैयार करने के बाद में हमने बीज डाला, बीज तैयार करने के बाद में हमने क्या किया, खाद उर्वरक डाली। अब खाद उर्वरक डालने के बाद में जो हमारा क्रम है वो है सिंचाई करना। देखिए समय समय पर पौधे को पानी दिया जाता है तो उसको हम सिंचाई ही कहते हैं। कोई भी पौधा हो उसको अगर हम समय समय पर पानी दे रहे हैं तो पौधा अच्छे से वृद्धि करेगा। अब फसल की बात करें तो फसल को भी पानी समय समय पर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पौधा जो है अच्छे से वृद्धि करता है। तो निश्चित समय अंतराल के बाद जब फसल को पानी दिया जाता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। फसल को निश्चित समय अंतराल में कृत्रिम रूप से जल देना। अब कृत्रिम रूप से भी बोल सकते हैं और प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति के द्वारा वर्षा ऋतु होती है वो भी एक तरह से सिंचाई आता है, लेकिन हम उसको सिंचाई कहते ही नहीं है, वो कि वर्षा ऋतु के अंदर आता है। हम यहाँ पर सिंचाई किसे कह सकते हैं कि समय समय पर फसल को और पौधों को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है, या निश्चित समय अंतराल के बाद फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। अब पानी कहाँ से देते हैं, देखो पानी जो होता है यानी जल के जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कुआं भी हो सकता है, कुएं से हम फसल को पानी दे सकते हैं, जलकूप से ला सकते हैं, तालाब से दे सकते हैं, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि से है जो हम क्या कर सकते हैं, फसल को पानी दे सकते हैं। तो हमारे पास में जो यहाँ प्रश्न बनता है वो होता है जल के स्रोत बताइए जो कि फसल में काम आते हैं। जल में जो स्रोत होते हैं वो होते हैं कुएं हैं, नलकूप हैं, तालाब हैं, झील हैं, नदियाँ हैं, बावड़ियाँ हैं, नहरें हैं आदि जल के स्रोत माने जाते हैं। अब सिंचाई से क्या क्या लाभ है, सिंचाई जो हमने की, पानी हमने फसल को दिया तो फसल को उस पानी से क्या लाभ है। देखो फसल को पानी से क्या लाभ होगा कि सबसे पहले तो जो पानी हम दे रहे हैं उससे जो पौधे की वृद्धि है वो बहुत अच्छे से होगी। जैसे हम बात हैं जल ही जीवन का आधार है, तो पौधे के लिए भी जल जीवन का ही आधार है। पौधा तब ही वृद्धि करेगा जब उसको अच्छे से पानी दिया जाएगा, और जब उसके पोषक पदार्थ की ही पूर्ति उसमें नहीं करवाई जाएगी तो पौधा मुरझा के टूट जाएगा, गिर जाएगा, जो पौधा है अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाएगा। पौधे में या फसल में पानी देने का मतलब ये है उसके पोषक पदार्थ उसमें उपस्थित करवाना। तो हम कह सकते हैं कि सिंचाई से क्या होता है, सबसे पहले पोषक पदार्थ उस तक पहुंच पाते हैं जिससे कि जो पौधा है आसानी से वृद्धि कर पाता है और अच्छे से उसका विकास हो पाता है।
दूसरा, सिंचाई फसल को क्या करती है, गर्म हवा से बचाती है। बिल्कुल, जैसे अगर मान लो गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, कोई पाला आ गया, तो अपन क्या कर सकते हैं, सिंचाई जो है उसको उस रूप से बचा लेती है, जो पौधा होता है खराब होने से, नष्ट होने से बच जाता है। पौधे की जो जड़ें हैं जल अवशोषण करती है। अगर सिंचाई को हम देते हैं फसल के अंदर, जो उसकी जड़ें होती हैं उस पानी को अंदर की ओर खींचती है और फिर धीरे धीरे वह अपने ऊपर तक उस पानी को पहुंचाती है, अवशोषण करती हैं, जिसके कारण से खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण हो जाता है। जो हमने खनिज डाली थी, जो हमने उर्वरक डाले थे मिट्टी के अंदर, वो भी क्या करते हैं, आसानी से उसको खींच लेते हैं और अपना फायदा वो भी लाभ दिखाने लगते हैं। सिंचाई बीजों के अंकुरण में सहायक होती है। जैसे जैसे हम सिंचाई करते हैं, तो जो हमने अभी इससे पहले पढ़ी थी स्टेप बुआई, तो बुआई में हमने क्या किया था, बीज डाले थे, खाद डाली, खाद डालने वाले में सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई करने से क्या बीज का अंकुरण होगा, बीज खुलेगा, और बीज खुलेगा तो उसके अंदर जड़ें आएंगी, जड़ें आएंगी तो जड़ें में पानी जाएगा, तो उसका अवशोषण होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वो अच्छा बनाया रहेगा। उसके बाद पानी पूरा तरीके से पौधों के अंदर जाएगा, मिट्टी के अंदर जाएगा, तो जो पौधे की वृद्धि और विकास है वह बहुत अच्छा होगा। तो सिंचाई से फसलों को क्या क्या लाभ है, सबसे पहला, सिंचाई से जो पौधा है वह अच्छे से वृद्धि कर पाता है, निर्माण अच्छे से होता है पौधे का। दूसरा लाभ, कि सिंचाई जो है फसल को गर्म हवा से बचाती है, पाले से यह बचाती है। पौधे की जड़ें जो होती है सिंचाई के कारण, जल के कारण अवशोषण अच्छे से कर पाती हैं। और सिंचाई क्या होती है, बीजों के अंकुरण को आसानी से कर पाती है। बीजों का जो अंकुरण है वह सिंचाई से आसानी से हो जाता है हमारे पास के अंदर। अब हम जो है यहाँ पर सिंचाई के बारे में देख लिए। जो हमारी क्लास होगी अगली, हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सिंचाई के कौन कौन से साधन होते हैं, यहाँ पर हमने भी सिंचाई किसे कहते हैं और जो सिंचाई होती है कौन कौन से स्रोत के द्वारा की जाती है उसका अध्ययन किया। आने वाली जो क्लास है हम उसमें सिंचाई के आधुनिक विधियाँ, जो हमारे चैप्टर में बच गया टॉपिक, उसका अध्ययन करेंगे।